तो आज इस वीडियो के अंदर हम अपनी 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसका 6th चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसको कवर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक पोस्टर दिख रहा है जिसमें आपको एक तरफ रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं एंड मैंग्रोव देखने को मिल रहे हैं। मैंग्रोव के जंगल हमारे सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। एंड यहाँ पे अर्थ समिट का जिक्र देखने को मिल रहा है। द 1992 अर्थ समिट has brought environmental issues to center stage of global politics. The picture above shows rainforests and mangroves. 1960s के अंदर एक तरीके से जो कंसर्न है ये शुरू हो गया था रेज होना वहाँ पर। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर होना शुरू हो गए थे एनवायरनमेंट को लेके। ठीक है, 1960s के अंदर, क्योंकि देखा ओवर द टाइम हमने जो अंधाधुंध डेवलपमेंट किया है, वर्ल्ड वॉर किया है, वेपन्स बनाए हैं, पेड़ों को काटा है काफ़ी ज़्यादा, जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी सिकुड़ गया है, बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। तस्मेनियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, आज की डेट में पाया मतलब देखने को भी नहीं मिलता, वो ख़त्म हो चुका है, एक भी नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो खतरे में आज की डेट में, बहुत सारी तो विलुप्त हो चुकी है इंसानों के इसी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के तरीके की वजह से। ठीक है, तो वो सब चैलेंजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेन चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो है कि जो लैंड है वो फर्टाइल कम हो गई है, इतना ज़्यादा वहाँ पे हमने ओवर यूज़ करा है, केमिकल्स का यूज़ करा है, सॉइल पॉल्यूशन हो गया है वहाँ पर। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है उसकी कमी हो गई है। तीसरी चीज़, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, पीने के पानी की कमी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो तो क्या रहा है कि समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है, पानी बहुत है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? 70% से ज़्यादा पानी है हमारे यहाँ पर, बट जो पीने का पानी है वो बहुत कम है। तो उसको लेके क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे तो और बुरी हालात है वहाँ पर पानी को लेकर। मिडिल ईस्ट के अंदर पानी को लेकर काफ़ी दिक्कत है। ओके, हर साल करीब 30 लाख बच्चे मार जाते हैं अच्छा और साफ पानी ना मिलने की वजह से। ठीक है, और जो फॉरेस्ट एरिया है वो घटता जा रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक शिप दिख रहा है और एक बंजर जगह पे खड़ा है। यार इतना बड़ा शिप यहाँ पे कोई बंजर जमीन पे लाके कैसे पटकेगा? एक सूखा हुआ एरिया है उसको दिखा रहा है। ठीक है, अराल सागर बोला जाता था, अराल सी बोला जाता था, जो कजाकिस्तान का नॉर्थ का एरिया है और उज्बेकिस्तान के साउथ का एरिया है, उसके मिड में ये अराल सी हुआ करता था, जो कि सूख चुका है पूरा। ठीक है, 1960s में ये सूखना शुरू हुआ था। ओके, एंड काफ़ी पानी ख़राब हो गया था यहाँ का। जो इसके अंदर फिश थी एंड बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम था, पूरा इकोलॉजी थी वहाँ पर, वो सब खत्म हो गई थी उस टॉक्सिसिटी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से। एंड ओवर द टाइम में सूखता चला गया। तो आज ये यहाँ पर बुरी हालत में है काफ़ी ज़्यादा। ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक शिप है बड़ा सा एंड वो ऐसे पड़ा है बियर्ड के बीच में। पहले बियर्ड एक सी हुआ करता था। ओके, प्रॉब्लम्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या प्रॉब्लम्स है हमारा। जो लैंड है वो फर्टाइल कम है एग्रीकल्चर के जो पर्पज से हम यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या, हम और ज़्यादा लैंड की नीड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम जो और ज़्यादा अपने जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्म्स बनाने के लिए। ठीक है, पानी का लेवल गिरता जा रहा है, ग्राउंड वाटर। अभी क्या देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, सड़कें, एसफॉल्ट की सड़कें हैं, तो वो पानी क्या है, ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा, बारिश का पानी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुरी हालात है। ये बोला जा रहा है 2040-2050 तक ग्राउंड लेवल का वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, ये जैसे यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न की ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अर्थ होगी, नेशन होंगे, ज़िंदगी होगी, तभी तो पॉलिटिक्स होगी। आप कॉमन सेंस है, कुछ बचेगा ही नहीं है, हम अपने हाथों अपनी अर्थ को ख़त्म कर देंगे एक दिन, तो कैसी पॉलिटिक्स, कैसी ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो चीज़ यहाँ पर। ठीक है, बट इसको मैं अलग रेफरेंस में बोल रहा हूँ। बट अगर इसके रेफरेंस में अगर आपको दूं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का मतलब एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके ये है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम की जाए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएँ। ओके, उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात हो रही है। यानी यहाँ पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 का जिक्र देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे रिलीज करता है, 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेव वाटर एंड 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन। ये यहाँ पे दिखा रहा है इस कंसर्न को, ये प्रॉब्लम, ये रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 की, उसका डाटा है। ओके, ये नेचुरल फॉरेस्ट है, इनकी कमी होती जा रही है। अभी क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग
इतनी बढ़ गई टेम्परेचर राइज होने की वजह से बहुत बार। तो ऐसी आग लग जाती है गर्मियों के महीने में, हीट वेव्स देखने को मिली है हमें इस बार यूरोप के अंदर, काफ़ी बुरा हाल हो गया उन लोगों का। ओके। एंड जो ग्रास लैंड्स वगैरह है उनको ओवर ग्रेस किया जा रहा है वहाँ पे, और जो फिशरीज वगैरह है वहाँ पे की जा रही है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके से पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्या है, ज़्यादा चराई करवा रहे हैं हम जानवरों की, वहाँ पर हमारा कल्टीवेशन उतना है नहीं एरिया, फॉरेस्ट को हम काट चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंसानों के लिए तो दिक्कत है ही है, साथ में जो जानवर वहाँ पे उस जंगल पे डिपेंड करते थे, बहुत सारी स्पीसीज थी, वो उनके घर छिन गए हैं। अभी रिसेंटली यूपी के अंदर भेड़िए अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर, गन्ने के खेतों में तेंदुए मिल रहे हैं आज की डेट में जो लोगों को अटैक कर रहे हैं, उनकी कैटल्स पे अटैक कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अरे वो हम उनके घर में घुस गए हैं, वो हमारे घर में नहीं घुसे हैं, हमने जंगल काट दिया, अंधाधुंध कटाई करी है। ओके, तो वो सारी चीज़ें हमको समझनी होगी इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर वो हो रहा है ये कार्टून, ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है, अभी सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आया है, मैंने जो पेपर बनाया था उसमें भी मैंने इसको दिया था। इसके अंदर क्या है, ये हैंड है, ठीक है, ये चिमनीज को शो कर रहे हैं। चिमनीज क्या है, इंडस्ट्रीज को रिफ्लेक्ट करती है एक तरीके से, और अपना ही हाथ है, और हम अपने हाथ से ही लाइटर जला रहे हैं ना, तो ये दिखा रहा है कि हम अपने हाथों ही अपनी अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को अंधाधुंध वहाँ पर। तो ग्लोबल वार्मिंग को भी ये दिखा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ओजोन लेयर में, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा छेद हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल जो सन की रेज है वो अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, ये सब देखने को मिलेगा। ओके, तो हम अपने हाथों ही अपनी अर्थ को ख़राब कर रहे हैं, वो चीज़ भी दिखा रहा है यहाँ पर। लाइटर को हम बर्न कर रहे हैं अपने हाथ से, तो जलाते हैं ना लाइटर को, जलाने पड़े फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे दिख रही है इंडस्ट्रीज़ है, ये लाइटर जल रहे हैं हमारे, और क्या है कि लंबे टाइम तक थोड़ी जल पाएंगे ये लाइटर भी। लाइटर जो है गैस है इसके अंदर एक, वो फ्यूल बर्न हो जाएगा, ये जलना ही बंद हो जाएगा, एंड सब खत्म, वो वाली बात है। तो आप इसको उस रेफरेंस में भी समझ सकते हैं। बाकी ये ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड आपको मैं क्लब ऑफ रोम का जिक्र देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे, रियो समिट के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। ये आया यहाँ पे, रेज योर हैंड्स इफ़ यू वांट टू सेव द प्लैनेट, आर देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द रिच एंड पुअर कंट्रीज एग्री टू प्रोटेक्ट द अर्थ। ओके, तो ये कार्टून क्या शो कर रहा है यहाँ पर, एक तरफ तो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, फिंगर क्रॉस करके उसने हैंड रेज करा है, दूसरी तरफ एक हम बोल सकते हैं कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्री का इंसान बैठा है, वो अपना हैंड रेज कर रहा है कि हाँ भाई हम प्लानट को सेव करने की कोशिश करेंगे। ये क्या शो कर रहा है कि जो बड़ी पावर्स है, जो आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है रिसोर्सेज को। जो CO2 एमिशन है आज की डेट में भी यूएसए सबसे ज़्यादा कर रहा है। ओके, एंड ये कंट्रीज जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी के अंदर, तब इन लोगों ने उसको भरपूर एक्सप्लॉइट किया उसको अपने फ़ायदे के लिए। एंड आज जैसा हाल है ना हमारे देशों का, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर अभी ग्रोथ पर हैं, हम लोग अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उतना लिविंग स्टैंडर्ड्स बुरे हैं, सिटीज़ में सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की दिक्कत है। तब ये इनके बड़े शहरों में भी थी, लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ये प्रॉब्लम, तब भी इनके सामने भी ऐसा ही हाल था इनका, बड़े उस फेज से निकल के आ चुके हैं। और आज ये उस फेज के ऊपर औरों को सिखा रहे हैं, औरों के ऊपर नॉर्म्स चिपका रहे हैं कि आप ये करो, ये मत करो, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है। तो वो क्यों उस चीज़ को, क्योंकि एक्सप्लोइट तो इन्होंने करा है पहले, जो ये सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यूरोपियन पावर्स है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने करा है। तो ये कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस है यहाँ पर। अर्थ समिट का जिक्र करता हूँ। क्लब ऑफ रोम ने एक ना बुक पब्लिश करी थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें ये था कि भाई जो ग्रोथ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, उसको कुछ लिमिट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि लिमिट के अंदर करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ बचेगा ही नहीं, हम सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देंगे, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे आने वाली जनरेशन के लिए। यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है एंड जिस तरीके से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे प्लेनेट अर्थ के लिए हमारे। ओके, एंड फिर यहाँ पे UNEP का जिक्र देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNEP UN का एक प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका काम है कि एनवायरनमेंट को लेके पॉलिसीज़ फ्रेम करने में हेल्प करना, कंट्रीज़ की गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि जो हम एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें उसके लिए, ठीक है। 1992 के अंदर UN का एक अर्थ समिट होता है ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, एनवायरनमेंट को लेके एक समिट वहाँ पे होती है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के अंदर, जिसमें 170 के करीब कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है, एंड इसे ही अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है।
इसके अंदर एजेंडा 21 शामिल किया गया। एजेंडा 21 है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एजेंडा 21 लिखा हुआ है। इसका गोल क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हम वहाँ पर स्मार्टली डेवलपमेंट भी कर पाएँ एंड अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ एंड इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो लंबे टाइम तक चल पाए। सस्टेनेबल ग्रोथ की वहाँ पे बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। एंड 1987 में एक और कॉमन फ्यूचर करके रिपोर्ट पब्लिश की थी बर्टलैंड ने, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं। बर्टलैंड रिपोर्ट यहाँ पे आई थी 1987 के अंदर। ये एनजीओ था, इसका जिक्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो नॉट एनजीओ, बर्टलैंड रिपोर्ट यहाँ पर इन्होंने आई थी। ये यहाँ पे इनकी रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें इन्होंने बात की थी जो ट्रेडिशनल हमारे पैटर्न है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अंधा मतलब अब पैसे के पीछे भाग रहे हैं एंड वहाँ पे अपनी एनवायरनमेंट को वहाँ पर एक तरीके से पीछे छोड़ के चल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें साथ में अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी देखना है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। तो उन्होंने करा था ऐसा कि बट हमें ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हम लगा रहे हैं, अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक लिमिट करने की ज़रूरत है और इस तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर हम इनको एक्सप्लॉइट ना करें, हार्म ना करें अपने एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन ना हो ज़्यादा, इस तरीके से। ओके, आप प्लान करें अच्छे से, मतलब डिस्पोजल हो वेस्ट का, ये सब कंसर्न था उसका। ओके, फिर बाद में जैसे हम चलते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स है क्या? कॉमन क्या चीज़ होती है? तो हम बोलते हैं ना कॉमन है कुछ, कोई चीज़ हम में कॉमन है, वो चीज़ जो हम सबके लिए बराबर है या हम सबके अंदर है, तो इसकी बात हो रही होती है ग्लोबल कॉमन के अंदर। जैसे हमारे ग्लोबल कॉमन्स की हम बात करें, जिसके अंदर हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारे ओशियंस है, ओके, एंड हमारा आउटर स्पेस है, ये सब हमारे कॉमन एक तरीके से ग्लोबल कॉमन्स है, जहाँ पे किसी एक नेशन की या एक कंट्री की अथॉरिटी नहीं है। ओके, वो सबकी इक्वल वहाँ पे जिम्मेदारी आती है, तो वो ग्लोबल कॉमन्स है, इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका का जिक्र देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका ये रहा हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991, इसकी इसको यहाँ पे शुरू किया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991, जिसके अंदर अंटार्कटिका में एक ट्रीटी भी हुई थी 1959 के अंदर, जहाँ पे बात की गई थी कि हमें जो बढ़ता हुआ समुद्री स्तर है पानी का, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे उसको कुछ टैकल करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से काम करना है। द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल रीजन एक्सटेंड्स ओवर 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड कवर्स 26% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्डनेस एरिया, representing 90% of all terrestrial ice and 70% of planetary fresh water। तो प्लानट का 70% जो आइस है, तो सॉरी फ्रेश वाटर है, वो अंटार्कटिका में प्रिजर्व है एक तरीके से आइस की फॉर्म में, और जो वर्ल्ड की आइस है उसका 90% अंटार्कटिका में है। ओके, यहाँ पे ये बात आ रही है, उसका जिक्र देखने को मिल रहा है हमें। एंड ये ट्रीटीज़ वगैरह है जो मैं आपको बता चुका हूँ, इस चैप्टर में आगे हमें देखने को मिलेंगी शायद। मैं उसे बता देता हूँ आपको। अंटार्कटिका, यहाँ पे अंटार्कटिका ट्रीटी होती है, अंटार्कटिका संधि 1959 के अंदर। एक मॉन्ट्रियल यहाँ पे प्रोटोकॉल आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991। यहाँ पर ये आते हैं उन सारे हमारे जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अंटार्कटिका एक आप बोल सकते हैं ग्लोबल कॉमन है हमारा, ठीक है, क्योंकि वो किसी का उस पर एक तरीके से किसी एक कंट्री का या एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, वहाँ पे दबदबा नहीं है उसका, ठीक है। तो हमारा ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और एक फिश, एक्रिल फिश, वो अंटार्कटिका का जो आसपास का समुद्री इलाका है उसमें पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि एक्रिल फिश किससे रिलेटेड है या कहाँ पर पाई जाती है, देन आप बता सकते हैं। 1980 के अंदर पता चला था कि ओजोन लेयर में छेद हो चुका है अंटार्कटिका के ऊपर ही, ये वहाँ पर ही छेद खोजा गया था। ओके, यूएनएफसीसी का जिक्र देखने को मिलता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। 1992 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मेन काम ये था कि यहाँ पे सबमिट करना है लोगों को ग्लोबल जो हमारा बोल सकते हैं ब्रदरहुड है या ग्लोबल प्लेयर्स है, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें इस बात को रखना कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लेके वहाँ पर उनका ध्यान खींचना, कंसर्न पे ध्यान देना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब।
यहाँ पे इनका मेन कार्बन जो काम करा यूएनएफसीसी ने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये मेन कोज है ग्लोबल वार्मिंग का, इनको कम करना होगा, ठीक है। एंड बाद में यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल देखने को मिलती है हमें 1997 के अंदर। ये अफ्रीका, ये पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा। द बिगेस्ट कैटास्ट्रोफिस इन अफ्रीका इन 1970s आर ड्रॉट टर्न्ड द बेस्ट क्रॉपलैंड इन 5 कंट्रीज इनटू क्रैक्ड एंड बैरन अर्थ। तो 1970s में इतना भयंकर सूखा पड़ा जो वहाँ पे अब बढ़िया खेती वाली ज़मीनें थी वो वहाँ पे बिल्कुल सूख गई है, ठीक है, बंजर बन चुकी है वो धरती। तो ये दिखा रहा है किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज का साइड इफेक्ट है यहाँ पर, ओके। ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी बात हो रही है अभी। मेन तो इसके अंदर ये आ रहा है कि आप लोग जैसे यूएनएफसीसी का यहाँ पर जिक्र देखने को मिल गया, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी। तो क्या है कि इनमें ना कुछ छूट दी गई है, जो हम बोल सकते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि आप थोड़ा कार्बन एमिशन इतना हद तक कर सकते हो, बट उनको भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप भी थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारा नज़रिया है उसको लेके चलोगे। आप भी अपने यहाँ पर थोड़ा लिमिट करने की कोशिश करना अपने यहाँ पर कार्बन एमिशंस को। आई नो आप लोग पीछे हो थोड़ा सा डेवलपमेंट के मामले में, आपको नीड है वहाँ पर। आप डेवलपमेंट करोगे तो थोड़ा पोल्यूशन होगा, रिसोर्सेज बर्न होंगे, बट फिर भी थोड़ा ध्यान से करने की बात यहाँ पर ये हो रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर ये इस चीज़ का रेफरेंस है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर हुआ एंड इंडिया ने इसको साइन किया 2002 के अंदर, 2002 के अंदर, ओके। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये यूएनएफसीसी का यहाँ पे बात आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की बात आ गई। भारत के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर बात हो रही है, इंडिया का स्टैंड की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, ठीक है। ये कम था वहाँ पर, उतना ज़्यादा वो था नहीं। तो वही बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये यहाँ पे वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है। ए ट्रबल्ड वाटर ट्रैप्ड पीपल, ये यहाँ पे बात आ रही है। वो सूखा भारत में कितना ज़्यादा पड़ रहा है उस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर पानी की, पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारी जगहों पे दिक्कत है। बिहार के अंदर फ्लड का इशू है एंड बहुत सारे रीजन में हमारे सूखे की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से फसल ख़राब हो रही है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, वो सारी दिक्कत है, डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है। ये सेक्रेड ग्रूव्स की बात हो रही है इंडिया के अंदर, तो इनका जिक्र देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर क्या है कि हमारा कल्चर में है कि हम अपने यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, हमारे कल्चर का पार्ट बना लेते हैं उनको, ठीक है। ये बोलते हैं कि देवता का स्थान है, देवता बसते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से हम वहाँ पे पूजा करते हैं उनकी, सेक्रेड ग्रूव्स ये, ठीक है। ये इनको पावन वन बोला जाता है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है कि इन्हें कभी नहीं काटा जाता। धार्मिक कारण भी है और उसके पीछे परंपरा भी है, हमारी परंपरा बन चुकी है। एंड क्या है कि प्रकृति की रक्षा भी हो रही है, जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। इन्हें देव स्थान के रूप में भी पूजा जाता है, जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। राजस्थान के अंदर वानी, केंकड़ी, उरान, महाराष्ट्र के अंदर देव रहतीस, झारखंड में जहराथान, सरना, मेघालय में लिंगदो, केरला के अंदर काव और उत्तराखंड में थान या देवभूमि। इस तरीके से इनको जाना जाता है। यहाँ पे मेंशन होगा, आप एक बार बेस्ट ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है वो, ठीक है, आपके लिए वहाँ पे इशू होने वाला है। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिवाइज करना है, देन आप इन वीडियोस को देख सकते हो, आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी, ओके। बट आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इंडिया का जिक्र हमें आगे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात हो रही है, इन पे भी आएंगे, इनके बारे में बात करेंगे, ओके। तो जो हमारे यहाँ पर हमने एक रखा था, गोल रखा था हमारा कि इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है 2030 में हम उसे कम करने वाले हैं, हाफ कम कर देंगे। वर्ल्ड एवरेज का 3.8 टन 2000 में था, उसको कम करेंगे हम एंड 2030 तक हम उसे लेकर आ जाएंगे 1.6 पे, ओके। तो बात करते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया, ये ज़रूरी है आपको याद रखना, 2001 के अंदर। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कब आया, ओके। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, इसका जिक्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें बात की जा रही है क्लीनर फ्यूल की फॉर व्हीकल्स। अभी E10, E20 इथेनॉल है, वो वहाँ पे E10, E20 रिप्रेजेंट कर रहा है, 10% इथेनॉल, 20% इथेनॉल। जिससे क्या है कि हमारा जो वहाँ पे हम जो बर्न कर रहे हैं फ्यूल को, उसको लेके इंडिया को फ़ायदा भी हो रहा है
एंड थोड़ा पोल्यूशन भी उससे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, E10 है, E20 इथेनॉल फ्यूल अभी ज़्यादा चल रहा है, वो आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है, ध्यान देना उस चीज़ पे कभी। हमारा गोल क्या है कि हम जो बायोडीजल की बात कर रहे थे एक टाइम पर, तो एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, 2003 में जो आया ना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003, ये इनक्रेज करता है रिन्यूएबल एनर्जी को। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स क्या है हमारे पास, हाइड्रो पावर है। अभी इंडिया लीडर है एक सेक्टर में, एक तरीके से हम बात करें तो सोलर एनर्जी के सेक्टर में लीड कर रहा है इंडिया, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है। एंड जो हेड क्वार्टर है ग्लोबल सोलर एनर्जी को लेके, एक जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे इंडिया में हेड क्वार्टर है गुड़गांव के अंदर। भारत पाकिस्तान में एक वहाँ पर ट्रीटी होती है जो इंडस रिवर है उसको लेके, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, इसमें मीडिएटर वर्ल्ड बैंक था, इसका जिक्र इस चैप्टर के अंदर है। और भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सार्क के बारे में। ठीक है, ये 8 कंट्रीज हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर्स का काठमांडू नेपाल में, बट अभी इनएक्टिव चल रही है ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे इन्होंने बात करी थी एनवायरनमेंट को, इस पूरे रीजन में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, उसका जिक्र भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट मी चेक है या नहीं है, ये पहले ये पोस्टर देख लेते हैं। डू यू एग्री विद द एफर्ट्स मेड बाय इकोलॉजिस्ट, डू यू एग्री विद द वे इकोलॉजिस्ट आर पोर्ट्रेड हियर। तो ये सो कॉल्ड इकोलॉजिस्ट है, ये जो पेड़ है, जो आप नोट पेड़ खंबा है बिजली का, उसको पानी दे रहे हैं। ठीक है, उस पे से जा रहा है। तो वही है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर है, बट उसको लेके जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो उसके लेके काम किया जा रहा है वो इतना सीरियस नहीं है, तो उसकी यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिल रहा है ये। ओके, तो दिखावा ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है, वो वाली बात है, उस चीज़ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। WWF का जिक्र देखने को मिल रहा है इसके अंदर, यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, जिसे आज की डेट में, पुराना है आज की डेट में उसको जाना जा रहा है सिर्फ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इस नाम से जाना जा रहा है आज की डेट में WWF को। एंड जो ये है एक स्विस बेस्ड NGO था, 1961 में बना था ये, इसका लोगो पांडा है एक। ठीक है, सन 2000 से पांडा का लोगो वहाँ पे चल रहा है। एंड इसके प्रेसिडेंट आज की डेट में आदिल नज़म है। और यहाँ पे ये लिविंग प्लेनेट इंडेक्स की बात करते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये सब रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये लोग। द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आती है इनकी, WWF ये पब्लिश करता आ रहा है 1998 से। ठीक है, कैंपेन चलाते हैं, अर्थ आर, डेट फॉर नेचर स्वैप, ये सब यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाते हैं, कैंपेन चलाता है WWF। ओके, और ये काम करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, फ्रेश वाटर को लेके, फूड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशियंस, मतलब नेचर से जुड़ा हुआ, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ काम WWF कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। ओके, एक NGO है ये। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है फिलीपींस के अंदर, ये काम कर रही है वहाँ पे वल्चर्स के लिए। ठीक है, और बाकी जो शिकारी पक्षी हैं उनके लिए, इनका जिक्र यहाँ पे देखने को मिलेगा बुक के अंदर आपको। एंड जो वर्ल्ड का पहला डैम के अगेंस्ट आंदोलन हुआ, बांध विरोधी आंदोलन हुआ, मूवमेंट चला, प्रोटेस्ट हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ 1980s के अंदर, फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए। ओके, इंडिया में सेम देखने को मिला हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन। एंड अगर हमको बात करना हो तो नर्मदा बचाओ गया, 2 बांध बनाए जाने थे गुजरात के अंदर, सरदार सरोवर, एंड मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा सागर बांध, ये बनाए जाने थे 1988-89। काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंदोलन बन गया था जिसको वहाँ पे लीड किया था मेधा पाटेकर ने। ओके, इन 2 बांधों बनाए जाने के नर्मदा नदी पर, इसके विरोध में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, यहाँ पे आपको चिपको मूवमेंट की जिक्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे हिल स्टेशन पे चला था आज, जो हमारा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का रीजन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसमें बहुगुणा साहब थे, मैं पूरा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे इसको लीड किया था। लोगों ने पेड़ों को हक करके, मतलब चिपक के उनसे गले लगाए, उन्हें कटने से बचाया था। ठीक है, तो वो आंदोलन था। एक बार मैं चैप्टर में नज़र डाल लेता हूँ, देन फिर कुछ ज़रूरी होगा मैं आप लोगों में कार्टून एंड ये सब बताता हूँ। ओके, ये वीडियोस बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। एंड बट मैं चाहूँगा ये कि आप अच्छे से रीड करें एक बार, लाइन बाय लाइन। ओके, अगर नहीं भी लास्ट में अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, रीड करा होगा तो बेस्ट है। अगर नहीं टाइम मिल पा रहा है तो इन वीडियोज़ को देख के थोड़ा आइडिया हो जाएगा चैप्टर का। अगर आपके अंदर एक आर्ट है, अगर आप आंसर बना के लिख पाओ तो बेस्ट है, खुद से आप आंसर लिखना जानो
तो एक आइडिया मिलने के बाद आप आंसर लिख पाओगे। ओके, तो वो आइडिया देने का काम मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि आपको चैप्टर की एक समरी एक सिंगल वीडियो में मिल जाए। मेन मोटिव मेरा वो है। ओके, तो हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करी। सऊदी अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। 2002 में यूएसए हुआ करता था पहले, 2022 से सॉरी अभी 2022 से यूएसए है। एंड बात करें कि 21st सेंचुरी के अंदर अगर हमें है ना वाटर वॉर देखने को मिलेगी, जल युद्ध देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पीने के पानी की, उसको लेके क्राइसिस देखने को मिल रहा है। 1950 to 60 इसराइल और सीरिया और जॉर्डन इनके बीच लड़ाई हुई है। यारमुक नदी से पानी का जो बहाव मोड़ने की कोशिश की जॉर्डन ने, ठीक है, यारमुक रिवर थी, उससे पानी जो था अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करी जॉर्डन ने, जिसको लेके ये वॉर देखने को मिली। इसराइल, ठीक है, एक तरफ इसराइल, दूसरी तरफ सीरिया और जॉर्डन, इनके बीच। फिर टर्की, सीरिया और इराक के बीच यहाँ पे लड़ाई देखने को मिली फ़रात रिवर के पानी को लेके। ये फ़रात रिवर पे बांध बनाने की कोशिश की थी, जिसको लेके आपस में कंट्री भिड़ गई। तो पानी को लेके कितनी मारा मारी हो रही है, कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, उसका जिक्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको सार्क का जिक्र आ गया, यहाँ पर सार्क की बात हो चुकी है, मैं आपको बता चुका हूँ सार्क का। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मैनी, इनके बारे में बात करता हूँ। ये बांध के लेके मैंने बोला ना कि बांध को लेके इशू हुआ था, तो बांध है ना, जो डैम्स है, ये होता क्या है कि काफ़ी बड़े एरिया को ख़त्म कर देते हैं एक तरीके से। उसमें जो जंगल है, गांव है, तो इससे इसको लोगों को प्रॉब्लम आती है जो उस एरिया के काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है। 200-300 गांव भी कई बार एक डैम में पानी में समा जाते हैं अंदर। ठीक है, जिससे फ्लोरा फोना वहाँ पे देखने को मिलता है, दिक्कत में आ जाता है उस एरिया का। बट वो ज़रूरी भी है डैम्स एक तरीके से। पंडित नेहरू डैम्स को मंदिर बोलते थे नए भारत का। ठीक है, क्योंकि उनके इम्पोर्टेंस भी है वहाँ पर, वहाँ से हम एनर्जी जनरेट करेंगे, रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर। ओके, तो डैम से ज़रूरी है, बट डैम वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं लोकल्स को, वो जो गांव से अफेक्ट होने वाले हैं, वो पूरा रीजन वहाँ पे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये इसकी बात कर ली हमने। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, उसकी बात यहाँ पे देख लेते हैं। एन एंटायर कम्युनिटी erupted प्रोटेस्ट अगेंस्ट purpose upon a cast coal mine project in Fulbadi town in the northwest district of Dinajpur, Bangladesh. Here, several dozen women, one with her infant child, are chanting slogans against the proposed coal mine project in 2006। तो ये कोल माइनर्स का एक इशू है हमारा। वहाँ पे क्या है कि माइनिंग वगैरह करते हैं, देन वहाँ पर क्या है कि एक ट्रेडिशन है रैट माइनिंग का, कि लोग अपने हाथों से माइनिंग करते हैं, तो उससे अपना ज़िंदगी चलाते हैं कहीं ना कहीं पे। और दूसरी तरफ बड़े एक स्केल पे जो माइनिंग होती है, देन पूरा एरिया अफेक्ट होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एमिशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो वो सारी चीज़ है कि वो नहीं चाहते कि उनके वहाँ पर कि कोल वगैरह की माइनिंग हो, ज़मीन ख़राब हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वो सारे कहीं ना पे अभी जोशीमठ का केस है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे माइनिंग की गई ट्रेन वगैरह बनाने के लिए, वहाँ पे टनल्स बनाने के लिए, ट्रेन ट्रैक बनाने के लिए, टनल्स के लिए माइनिंग हुई, देन पूरा जोशीमठ का एरिया धंसना शुरू हो गया है। तो वो सब कंसर्न है वहाँ पर। ठीक है, देन आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे इसके साथ। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है वहाँ पर। एंड ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, ये क्या कर रही है कि इनके यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस है। तो ये हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आके अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, कंपनी वगैरह लगा लेती है। एंड यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है एनवायरनमेंट को लेके, यानी यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। एक बहुत बड़ा भोपाल गैस ट्रेजिडी फेमस है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, वो 1980s के टाइम पे फर्टिलाइज़र बनाने का काम करती थी। उसकी वजह से कई मैं बोलूँ सैकड़ों लोग मारे गए वहाँ पर भोपाल के अंदर। वो एक फेमस केस है इस चीज़ का। ओके, आगे चलते हैं। ये कार्टून है, हाउ न्यू कॉलोनिज्म वर्क्स। नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री, यू कैन पे अस टू रिबिल्ड इट, वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एज पेमेंट। ओके, ये यहाँ पे रेफरेंस दिखा रहा है, ये यूएस आर्मी आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं पर भी अटैक कर देते हैं। न्यू कॉलोनिज्म क्या है? कॉलोनिज्म क्या था कि ये कंट्री पे डायरेक्ट अटैक करके वहाँ पे उसको एक्सप्लॉइट कर देना। अभी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के नाम पे वहाँ पे उनके सो कॉल्ड तानाशाह से राहत दिलाने के लिए अमेरिका वहाँ पे अटैक करता है।
एंड फिर वहाँ पे एक्सप्लॉइट करता है। वो बोलता है यार चलो हम तुम्हारी कंट्री को वापस बना देंगे और हमें ये सब दो। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है ये न्यू कॉलोनिज्म है एक तरीके का। ओके, ये कार्टून वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑयल को लेके देखने को मिल रहा है हमें, वाटर को लेके देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, कि अमेरिका ने अपने यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को बचा के रखा है। अपना जो ऑयल है ना, वो उसको कहीं पर देता वेता नहीं है ज़्यादा, प्रोड्यूस तो करता है वो बट अपने उनको छेड़ता नहीं है ज़्यादा। वो बाहर की कंट्रीज से लेता है। एंड कैसे लेता है, इराक पर अटैक कर दिया, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया, फोर्स करेगा, डेमोक्रेटिक अपना सॉरी डिप्लोमेटिक फोर्स दिखाएगा। जैसे अभी साउथ अमेरिका की कंट्री वेनेजुएला, इन सब पे सैंक्शंस वगैरह लगाए हुए हैं, ओके, रशिया के ऊपर जैसे। तो वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को, उनके रिसोर्सेज को, और अपनों को बचा के रखा हुआ है। तो ये रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स है। ओके, एंड ये न्यू कॉलोनिज्म है, मतलब नया एक तरीके का कॉलोनिज्म। ओके, ये कॉलोनी बना के एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। अभी ये वहाँ पे जाके उस रीजन में जाके, मिडल ईस्ट में गल्फ रीजन में जाके, वहाँ पर इराक जैसे कंट्रीज़ के अंदर बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ पे सद्दाम हुसैन बैठा है, तानाशाह है, एंड ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जैसे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर ये वहाँ पे क्या करता है, उसको हटा देते हैं और अपनी एक सरकार बिठा लेते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक इराक में रहते हैं। एंड देन ये वहाँ के उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है, ये देखने को मिल रही है। एवरीवन इज प्लेइंग क्रूड, ठीक है, क्रूड ऑयल के बारे में यूज़ किया था। क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, ठीक है, एंड ये रूड वाली बात वहाँ पर आ रही है, राइम कर रहा है उसको। ये शेख पेट्रोदोला, मतलब एक वैसे नाम बनाया गया है। मिस्टर बिग ऑयल, CEO बिग ऑयल एंड सन्स, मिस्टर एंड मिसिस गोबलेडो, एरोसिस लूज कैनन बॉल्स। ओके, तो ये यहाँ पर आप उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये ब्लैक गोल्ड बोला जाता है पेट्रोलियम को, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, पूछा जा सकता है MCQ के अंदर। ओके, तो ये दिखा रखा है यहाँ पे अर्थ की हालत दिखा रखी है। द लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर देन द लैंड एंड येट द कार्टून्स डिसाइड टू शो लार्जर इमेज ऑफ द लैंड देन वाटर। हाउ डज द इमेज शो द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो पीने के पानी की कमी को दिखा रहे हैं कार्टून। ओके, पानी तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास बट इसमें पानी कम दिखाया गया है। ये वो वाला पानी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीने का पानी। इसकी प्रॉब्लम को, ये यारमुक रिवर को लेके, पानी को लेके लड़ाई हुई है टर्की सीरिया 1950-60s, ये जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिजिनस लोग वो होते हैं जो उस जगह के मूल निवासी होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं। ओके, कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, इनको एक तरीके से जो इंडिजिनस पीपल है, इसकी जो डेफिनेशन है UN ने देने की कोशिश करी थी 1982 में। इसको यहाँ पर डिफाइन करने का ट्राई करा UN ने। एंड चिले के अंदर मापुशे हैं, वो वहाँ के मूल निवासी हैं जिनकी जनसंख्या करीब 10 लाख के करीब है। पनामा के अंदर पूना है जो 50,000 के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जो ओशियाना रीजन है, उसके अंदर पोलिनेशिया, मिलेनेशिया, माइक्रोनेशिया मूल निवासी हैं वहाँ के, ठीक है। और भारत के अंदर 8% ST पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो यहाँ के मूल निवासी है। ओके, वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजिनियस पीपल ये 1975 में बनी, जिसका मेन काम ये था कि जो ये इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको मतलब प्रिजर्व करने की कोशिश करना, इनके कल्चर को बचाने की कोशिश करना। तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजिनियस पीपल 1975। UN में सबसे पहले एक एडवाइजरी काउंसिल का जिसे मतलब दर्जा दिया गया तो वो यही थी। ओके, वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजिनियस पीपल। अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे एक कार्टून है, स्पूनफुल ऑफ इकोलॉजी। Do you agree with this perspective where a man from an urban developed area become greedy for nature? तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर एक सूट बूट, ये टाई, कैपिटलिज्म का प्रतीक एक तरीके का। इनको मतलब नहीं है या कि नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, मनी माइंडेड है, पैसा बनना चाहिए। चाहे जंगल कट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ पर अगर इंडस्ट्री लगा रही है, उनको पैसा बनाना है, तो पैसे बनाने के लिए वो दिखा रहे हैं। पीछे दिख रही है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये उस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो वो ग्रीड को शो कर रहा है, पैसे की भूख को, बट कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये कार्टून उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है, कुछ है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या क्लास के अंदर भी, जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं इसको।